ओम शांति। एक मिनट फिर साइलेंस में बैठे और अपने रिश्तों को देखते हैं। जल्दी से स्कैन कर लेते हैं। फैमिली रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल इंटरैक्शंस, रिलेशनशिप विद द पेशेंट, बहुत सारे रिश्ते हैं। और अपने रिश्तों को चेक करते हुए डायग्नोज कीजिए कि रिश्तों में कौन सी ऐसी बातें हैं इस समय जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। जहाँ डायग्नोज करेक्ट होता है, सॉल्यूशन निकल आता है, लेकिन कारण प्रॉपर पता होना चाहिए। कौन सी बातें ऐसी लगती हैं जो रिश्तों में है, जिसकी वजह से जितनी स्ट्रेंथ, जितना स्मूथनेस एक रिश्ते में होनी चाहिए, हार्मनी, वो कभी कभी थोड़ा सा हिल जाती है। तो स्पेसिफिक चीज ढूंढनी है। व्हाट इज इट इन द एनर्जी ऑफ आवर रिलेशनशिप्स? आपने चेक करना है और आपने ही बताना है। मिला कुछ कुछ दिखा? क्या दिखता है? क्या है रिश्तों में जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों में गांठें पड़ जाती हैं? व्हाट इज दैट? जी, एक्सपेक्टेशन। हाँ जी, मिसअंडरस्टैंडिंग। लिस्ट बनानी है अपने डायग्नोज के। एक है मिसअंडरस्टैंडिंग, दूसरा है एक्सपेक्टेशन, ईगो है, ओके, ईगो, लैक ऑफ ट्रस्ट, ओके, लैक ऑफ ट्रस्ट, impatience, difference of opinion, lack of communication, ability to listen patiently, lack of forgiveness, very good, anger issue, yes, lack of knowledge of अच्छा, what is the relationship all about, okay, हाँ जी, रिस्पेक्ट ना होना, ओके, तो बहुत सारी चीजें निकल रही। एक्सपेक्टेशन मतलब लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। ये हर चीज के साथ हम लैक ऑफ क्यों लगा रहे हैं? हाँ, आपको लगता है ये हाई एनर्जी वर्ड्स है? लैक ऑफ एवरीथिंग। इट्स लाइक कोई पेशेंट आपके सामने आप बोलोगे लैक ऑफ दिस, वो डर जाएगा। वो कहेगा मेरे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, सब चीज का लैक है मेरे अंदर। कौन सा वाला लैक बताया आपने अभी? अच्छा, लैक ऑफ टाइम। एज डिफरेंस भी रिश्तों में अफेक्ट हो जाता है।
तो हम सबको एक एज का होना चाहिए, पर क्या करेगा? हाँ, किसकी कमी? ज्ञान की कमी। अच्छा, कौन से ज्ञान की कमी? हाँ, रिश्तों में कौन से ज्ञान की जरूरत है? स्पिरिचुअल ज्ञान इंक्लूड्स एवरीथिंग। ओके, कोई और चीज का लैक तो नहीं बचा? जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस आल्सो अफेक्ट द रिलेशनशिप, मतलब हर चीज ही, है ना? अगर हम छोटे बड़े हैं तो भी अफेक्ट हो रहा है रिश्तों में, अगर हमारे पास धन कम है तो भी रिश्तों में अफेक्ट हो रहा है, अगर हमारा टाइम दूसरी जगह पर लग रहा है तो भी रिश्तों में अफेक्ट हो रहा है। सब कारण है रिश्तों में अफेक्ट होने के लिए, क्योंकि ये सब कारण है हम पर अफेक्ट होने के लिए। दैट इज द होल रीजन। रिश्ता किसके और किसके बीच है? रिश्ता किसके और किसके बीच है, सबसे पहली चीज। और रिश्ता है क्या चीज? रिश्ता किसके और किसके बीच है, और रिश्ता है क्या चीज? अभी तक, जब तक हमें ये अवेयरनेस नहीं है सारा दिन कि आई एम अ सोल, ये एक अंडरस्टैंडिंग, और फिर इस अंडरस्टैंडिंग से जीवन जीना रिश्तों को बदल देगा। लेकिन अभी तक हम रिश्तों में किसके थ्रू आ रहे थे? कौन सी कॉन्शियसनेस थी? आई एम अ, है ना? आई एम अ रोल, आई एम अ पोजिशन, आई एम अ रिलेशनशिप, सो आई एम अ पेरेंट, आई एम अ स्पाउस, आई एम अ डॉक्टर। ये है ईगो। जब हम कहते हैं ना ईगो, तो ईगो मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईगो? ईगो एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ईगो इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ योर सेल्फ। ये डेफिनेशन लिख के रखनी है अपने पास, और इस डेफिनेशन के साथ रोज वर्क करना है, विच मीन्स चेक करना है, ये मेरी ईगो तो नहीं थी, ये मेरी ईगो तो नहीं थी, क्योंकि अगर ईगो थी तो मुझे उस पर काम करना है। अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। मेरा अपने बारे में क्या इमेज था? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? तो मैंने सोचा मैं ये शरीर हूँ, फिर मैं ये रिश्ते हूँ, फिर मैं ये रोल हूँ, मैं पोजीशन हूँ। जब हमने इन चीजों को मैं समझा, तो हमने दूसरे को भी कौन से नजरिए से देखा? तो व्हेन यू सेड एज, बड़े और छोटे, तो हम कौन से नजरिए से दूसरे को देख रहे हैं? बड़ा और छोटा कौन है? बड़ा मैं हूँ। भैया कैमरा वाले भैया जी, आप एक मिनट खड़े हो ना। आपकी एज कितनी? 35। ठीक है, अब आप सब लोग अपनी एज बोलो। अब आप सब लोग अपनी एज बोलिए एक बार जरा अच्छे से। ठीक है, ये हमारी एज है ना, 20, 30, 40, 50, 60। तो जब मेरी एज 40, 50 होगी, तो मैं दूसरे को भी कौन से नजरिए से देखूंगी? कि ये मेरे से या तो बड़े हैं, या ये मेरे से छोटे हैं। राइट है बात? तो फिर अगर ये मेरे से बड़े हैं तो इनको ऐसे होना चाहिए, और अगर ये मेरे से छोटे हैं तो इनको ऐसे होना चाहिए। वेरी क्लियर। पहले बड़े और छोटे दूसरे को देखना, और फिर एक इमेज क्रिएट कर लेना कि बड़े हैं तो कैसे व्यवहार करना चाहिए, और ये मेरे से छोटे हैं तो कैसे व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि सोसाइटी में क्लियर गाइडलाइंस दी हुई हैं, ये बड़ों को कैसे होना चाहिए, छोटों को कैसे होना चाहिए, बच्चों को कैसे होना चाहिए, पेरेंट को कैसे होना चाहिए, स्पाउस को कैसे होना चाहिए, भाई को कैसे होना चाहिए। बहन, वेरी क्लियर, वो सब गाइडलाइंस हमारे पास हैं, और हम उस गाइडलाइंस के साथ उस व्यक्ति को मैच करते रहते हैं, और हम कहते हैं बहन होकर ऐसे कर रही है, पति होकर ऐसे कर रहे हैं, पेशेंट होकर ऐसे कर रहा है, छोटे होकर ऐसे कर रहे हैं, ये मेरे से बड़े हैं फिर भी ऐसे कर रहे हैं।
तो हम उन सबको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? जो हमारे पास गाइडलाइंस है। और गाइडलाइंस किस बेसिस पे दी गई है? डिपेंडिंग ऑन एज ऑफ द बॉडी, रोल, पोजीशन, रिलेशनशिप। 40, 50, 60 किसकी एज है? किसकी एज है? क्लियर डिफरेंस? फिर आपकी एज कितनी है? आपकी एज कितनी है? आपकी एज कितनी है? चलिए बताइए, आपकी एज कितनी है? 40, 50, 60 किसकी एज है? हाथ रखो, किसकी एज है वो? मेरी एज कितनी है? बायोलॉजिक, अभी मेडिकल भाषा नहीं बात करेंगे, ठीक है? बायोलॉजिकल एज मतलब दूसरी कौन सी एज होती है? नहीं नहीं, ये बात नहीं करेंगे यहाँ। शी सिंग दिस इज बायोलॉजिकल एज और अनदर वन इज अ क्रोनोलॉजिकल एज, ये सब हमें नहीं आता। ये शरीर की एज है, बायोलॉजिकल मतलब बॉडी की एज है। आपकी एज कितनी है? हाँ, 68 तो आपकी बॉडी की एज है। 68 किसकी एज है? बॉडी की एज है। आपकी एज कितनी है? That is important, exactly, because everything will change. क्लियर हो गया? हमारी एज कितनी है? एवरीबडी कितनी है? हम अभी तक इस क्वेश्चन पे, हमारी एज कितनी है? मैं कौन? एज कितनी है? अब जब हम शरीर की एज पे रिश्ता कर रहे हैं तो एक 40 है तो दूसरा 60 है, तो फिर गाइडलाइंस होंगी ये बड़े हैं ये छोटे हैं। लेकिन रिश्ता शरीर और शरीर के बीच था। इज द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी एंड द अदर बॉडी? रिलेशनशिप इज बिटवीन हु? जैसे कि हमने सबने ड्रेस पहनी हुई है, किसी की ड्रेस नई है, किसी की ड्रेस पुरानी है, किसी की 2 साल पुरानी है, किसी की 2 दिन नई है। तो क्या जब दो लोग बात करते हैं तो उनकी ड्रेस की एज के हिसाब से रिश्ता बनेगा? नो। तो क्या हमारे शरीर की एज के हिसाब से रिश्ता होगा? इतना कंफ्यूजिंग भी नहीं है, बहुत सिंपल है। रिलेशनशिप इज बिटवीन हु एंड हु इज टॉकिंग टू ईच अदर? शरीर तो नहीं बात कर सकता। एक आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर रही है। कौन सी आत्मा इसमें से बड़ी है और कौन सी छोटी है? कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है? वो बड़ी है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, इटर्नल। It has no age. It has no age, it's energy. So रिश्ता किसके और किसके बीच है? जब हम छोटे और बड़े कहेंगे, that is also ego. Ego मतलब attachment to a wrong image of myself. So the wrong image here was I thought I am the body. So in reference to the age of my body, I am going to say आप मेरे से बड़े हैं या आप मेरे से छोटे हैं। एंड जैसे ही मैंने आप मेरे से बड़े आप मेरे से छोटे कहा, मेरी लिस्ट ऑफ गाइडलाइंस मेरी एक्सपेक्टेशंस बन जाती है। और फिर वो एक्सपेक्टेशन से हम एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं। तो वी आर वेरी क्लियर, रिश्ता बॉडी और बॉडी के बीच में नहीं है। श्योर, इसमें कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हस्बैंड वाइफ, पेरेंट चाइल्ड, ये क्या है? रिश्ता किसके और किसके बीच है? ये रिश्ता किसके और किसके बीच है? इट्स बिटवीन अ सोल एंड अनदर सोल। हमारे पास गाइडलाइंस हैं
कि हमें कैसा होना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड, इट्स इम्पोर्टेंट। एक बच्चा कैसा होना चाहिए, पेरेंट कैसे पालना देना चाहिए, लेकिन वो रिश्ता निभाने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा की जर्नी कैसी चल रही है? आत्मा आज इस शरीर में है, राइट? इससे पहले हम कहाँ थे? इससे पहले हम कहाँ थे? इससे पहले हम दूसरे शरीर में थे, ठीक है? अब जैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में आती है, वो अपने साथ अपने संस्कार लेकर आती है, राइट? हर आत्मा के पास 5 टाइप्स ऑफ संस्कार्स होते हैं। ये हमेशा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन विल बिकम वेरी इजी एंड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स विल गेट ओवर। अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन मीन्स अंडरस्टैंडिंग हु दे आर। अंडरस्टैंड करें कि ये कौन है। सो एवरी सोल हैज 5 टाइप्स ऑफ संस्कार्स। इट्स लाइक अ कंप्यूटर और अ सीडी जिसपे 5 फोल्डर्स है। वी हैव टू सेग्रीगेट आवर संस्कार्स नाउ। 5 टाइप ऑफ संस्कार्स है। फर्स्ट फोल्डर, मैं आत्मा अपने पास्ट से लेकर आती हूँ। अभी अभी एक जगह डेथ होती है, आपके ही हॉस्पिटल में होती है, वो आत्मा शरीर छोड़ देती है। आप जब पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे होते हैं, आप कहते हैं सिस्टर मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाइए। अगर वहां सब ठीक नहीं हुआ तो आप कहते हैं सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाइए। आपने कभी रुककर सोचा था कि आप 2 डिफरेंट लेबल्स क्यों यूज कर रहे हैं? जाते टाइम आप कहते हैं मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाइए, आते टाइम आप कहते हैं बॉडी को बाहर लेकर जाइए। आप क्यों नहीं कहते मिस्टर सो एंड सो को बाहर लेकर जाइए? आप क्यों कह रहे हैं बॉडी को बाहर लेकर जाइए? कितनी बार ये लाइन कही होगी, बॉडी को बाहर लेकर जाइए, बॉडी को बाहर लेकर जाइए, और ये सोचा भी नहीं कि जिनको अभी तक हम 2 घंटा पहले उनके नाम से पुकार रहे थे, अब हम कहते हैं उनको बॉडी को बाहर लेकर जाइए। इसका मतलब वो चले गए ना। इसका मतलब हमें पता है कि वो चले गए हैं, जिनका वो नाम था वो चले गए, और पीछे कौन रह गया? सो जैसे ही द सोल लीव्स द बॉडी वी कॉल इट अ बॉडी ओनली, और फिर हम उसको कहते हैं अर्थी। अर्थी मतलब जिसका रथी चला गया। तो रथी कौन? रथी कौन? आत्मा। अब जैसे ही आत्मा चली गई, वो सारे रिश्ते वहां हैं, वो शरीर वहां है जिसके थ्रू वो उससे बात करते थे, सुनते थे, करते थे, लेकिन कोई उस शरीर को 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रखने को रेडी है, क्योंकि रिश्ता शरीर के साथ नहीं था। रिश्ता शरीर के साथ होता तो हर एक बहुत संभाल के रखता उस शरीर को। रिश्ता जिनके साथ था, हम कहते हैं वो चले गए। बॉडी सामने पड़ी हुई है, सब क्या कहते हैं? वो चले गए, वो चले गए, वो सामने पड़ा है शरीर। तो हमें ये पता है, लेकिन हम इस कॉन्शियसनेस से जीवन में नहीं जी रहे हैं कि कौन चले गए। अब जब वो चले गए, फिर हम कहते हैं वो अपने साथ क्या लेकर गए? सब कुछ तो पीछे रह गया। फिर दुनिया कहती है खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है। खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है मतलब सब कुछ जो दिखाई देता है वो ना हम साथ लेकर आते हैं, ना हम साथ लेकर जा सकते हैं। लेकिन आई द सोल, ना मैं खाली हाथ आती हूं तो ना मैंने खाली हाथ जाना है। क्या लेकर आते हैं हम अपने साथ? हम अपने संस्कार और कर्म लेकर आते हैं, और हम अपने संस्कार और कर्म लेकर जाते हैं। अभी विजुअलाइज करें, मैं आत्मा इस शरीर में, मेरे क्या क्या संस्कार हैं? एक लिस्ट बना ले, मेरे पास ये 10 संस्कार हैं। इस क्षण मैं आत्मा शरीर छोड़ू, सब कुछ पीछे रह जाएगा। मेरा शरीर, मेरे लोग, मेरा हॉस्पिटल, इवन मेरी एजुकेशन, क्योंकि मुझे फिर से नर्सरी में जाना पड़ेगा। इतने सालों की पढ़ाई भी साथ में नहीं जाती है, लेकिन सिर्फ क्या जाएगा मेरे साथ? सिर्फ क्या जाएगा मेरे साथ? मेरे संस्कार
और मेरे किए हुए कर्म। आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है याद रखना कि मेरे साथ क्या जाएगा? इम्पोर्टेंट है? आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है याद रखना कि जिस चीज को हम प्रायोरिटी देते हैं वो पीछे छूट जाती है और जिस चीज को हम इग्नोर करते हैं वो साथ जाती है? Which means now this is spirituality. Spirituality मतलब जो सारी चीजें पीछे रह जाती हैं वो शॉर्ट टर्म है, उन सब की एक एज है, उन सब की एक एज है। उसके बाद उनमें से कोई चीज मेरे साथ नहीं रहेगी और मुझे उन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज है जो मेरे साथ हमेशा रहेगी, सिर्फ अगले कॉस्ट्यूम में नहीं, उसके अगले न उसके अगले और उसके अगले हमेशा रहेगी, बिकॉज उसका इम्प्रिंट हो चुका है यहाँ पर। तो ये सारी जो चीजें हैं जो मेरे साथ रहेंगी, तो अगर मेरी बॉडी की एज 100 तक रहती है तो ये सारी चीजें मेरे साथ 100 ईयर्स के लिए रहेंगी। और मेरे संस्कार और कर्म मेरे साथ कितने टाइम के लिए रहेंगे? इट इज द परमानेंट पार्ट ऑफ द सोल। नाउ दिस इज द ओनली थिंग विच विल चेंज द वे ऑफ लिविंग। कि जो चीज टेम्पररी है उस पर इतनी मेहनत हम करते हैं, उसका हम इतना ध्यान रखते हैं, और जो चीज परमानेंट है, सो स्पिरिचुअलिटी में हम उसको ऑपोजिट कर देते हैं। अब हमें बहुत क्लैरिटी है कि जो परमानेंट है उस पर पहले ध्यान देना है। तो बेसिकली हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। प्रायोरिटी हमारी ये हो जाती है कि सब कुछ करते हुए, सारे काम करते हुए, सारे रिश्ते निभाते हुए, सारे रोल्स निभाते हुए, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा संस्कार सही होना चाहिए, मेरा कर्म सही होना चाहिए। सामने वाले का सही हो न हो, मेरा सही होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला मेरे साथ नहीं जाएगा, उसका व्यवहार भी मेरे साथ नहीं जाएगा। मेरे साथ क्या जाएगा? जिस तरह से मैंने उनके साथ व्यवहार किया, जिस तरह से मैंने उनके लिए सोचा। तो हर सिचुएशन में, सीन आफ्टर सीन, प्रायोरिटी मेरा कर्म, मेरा संस्कार। आज सुबह में प्रोटोकॉल नंबर 1 क्या था? प्रोटोकॉल नंबर 1 भी तो वेडनेसडे आया भी नहीं है। प्रोटोकॉल नंबर 1 इन एवरी सीन, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किस पर अटेंशन रखना है? टेक केयर ऑफ योर माइंड, देन टेक केयर ऑफ सिचुएशंस एंड पीपल एंड एवरीथिंग। एंड व्हेन वी टेक केयर ऑफ द माइंड, मीनिंग वी आर टेकिंग केयर ऑफ संस्कार एंड कर्म। मेरा संस्कार राइट होना चाहिए, क्योंकि जब संस्कार राइट होगा तब आपका पूरा संसार राइट होगा। संसार मतलब हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, हमारा काम, ये हमारा संसार है। इसका इक्वेशन है, ये लॉ है, संस्कार से संसार बनता है, संकल्प से सृष्टि बनती है। तो वी हैव टू नो कि बीज क्या है और वृक्ष कौन सा है। अब सेकेंड चीज सारा दिन याद रखनी है, एक ही चीज है जो परमानेंट है, मेरे संस्कार और मेरे कर्म। तो जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, अभी अभी हमारे पास जो 10 संस्कार हैं, मुझ आत्मा ने अब भी शरीर छोड़ा, सब कुछ पीछे रह गया, सिर्फ वो 10 संस्कार मेरे साथ जा रहे हैं और मेरे किए हुए कर्म। फिर मैं आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती हूँ। The soul leaves one body and enters the womb of the mother. अभी अभी आपका सेशन था, सेकेंड सेट ऑफ संस्कार्स, जो कौन सी एज से स्टार्ट हो गए? जब वो बच्चा माँ के गर्भ में प्रवेश हो जाता है। द सोल एंटर्स द वूम्ब ऑफ द मदर, द सोल इज इन अ वेरी डिटैच स्टेट, उसका कोई अटैचमेंट नहीं है अभी अपने नए शरीर, नए एनवायरमेंट से, उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट है। एज अ डॉक्टर ऑलवेज रिमेंबर, सोल इन द वूम्ब ऑफ अ मदर, सोल इन कोमा, कैचिंग पावर इज हाईएस्ट। हमें लगता है उनको कुछ नहीं पता चल रहा, उनको ही सब कुछ सबसे ज्यादा पता चल रहा होता है।
आप थॉट क्रिएट करेंगे वो कैच कर सकते हैं, आपको यहाँ से बोलने की जरूरत नहीं है. Just create thoughts and the soul can catch it, whether in the womb of the mother or a soul which is not connected right now with the functioning of the brain. कोमा में कोई है उससे बात कीजिए अच्छे से, उनको सब समझ में आता है. आप सिर्फ बैठकर उनके पास सोचिए, उनको आपकी सारी थॉट्स कैच होती हैं. Because the relationship is not between the brain and the brain. The relationship is not between my mouth and their ears. The relationship is between the soul and the soul. Coma is the state of the body. The soul is not in coma. It is the body which is not working fine. तो आत्मा को सब कैच हो रहा है, लेकिन जो बाकी का प्रोसेस है, आत्मा का थॉट ब्रेन तक जाना, ब्रेन को उसको प्रोसेस करना और फिर ब्रेन में बॉडी के थ्रू कम्युनिकेट करना, दैट पार्ट इज नॉट वर्किंग. So it's like, I am the person, here is a laptop and here is a robot. So I am the operator, laptop is doing the processing and the robot is functioning. Robot शरीर है, laptop वो brain है. Laptop नहीं चल रहा, robot भी इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि laptop ही नहीं इंस्ट्रक्शन दे रहा ठीक से उसको. लेकिन मैं ऑपरेटर, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ. सो जो हमारी वाइब्रेशन है, वो हर वाइब्रेशन उस सोल को कैच होती है. एंड सेम इन द वोम ऑफ द मदर. हम बच्चा तब समझते हैं जब बच्चा हाथ में आ जाता है. सो फर्स्ट सेट ऑफ संस्कार्स, पास्ट बर्थ. एंड पास्ट बर्थ डजंट मीन वन बर्थ. इट जस्ट मीन्स हाउ मेनी अवर बर्थ्स हैव टेकन. सेकेंड सेट ऑफ संस्कार्स कौन से होंगे? जर्नी देखते जाओ आत्मा की, वहां से निकले, यहाँ आए, वो वाले संस्कार लेकर आए. गर्भ में प्रवेश किया आत्मा ने, अब सेकेंड सेट ऑफ संस्कार कौन से बनेंगे? सेकेंड सेट ऑफ संस्कार कौन से बनेंगे? पेरेंटल इन्फ्लुएंस सेट ऑफ संस्कार. हम सबके पास है ना संस्कार जो हमें पेरेंट्स से मिले हैं. आज के इस सेशन के बाद जो अभी आपने सुना, प्रीनेटल एंड पेरीनेटल साइकोलॉजी, इसमें चेक करिएगा. फर्स्ट चेक करिएगा कि व्हेन यू वर इन द वूम्ब ऑफ द मदर, एंड घर जाने के बाद उनसे पूछिएगा भी कि आपके वो 9 महीने कैसे थे इमोशनली. आपको बहुत क्लियर कट पैटर्न दिखेगा. और अगर आपके अंदर कोई ऐसा संस्कार है जो उनके उस 9 मंथ्स के एक्सपीरियंस की वजह से था, तो आप उसको अब रिकग्नाइज कर लेंगे और आपके लिए वो चेंज करना बहुत इजी हो जाएगा. सपोज द मदर, ड्यू टू एनी रीजन इन हर लाइफ एट दैट टाइम, was going through fear, any trauma, so most probably that child carries that little fear. लेकिन वो सोल को पता नहीं होता कि वो फियर उसके पास क्यों और कहाँ से आया है. सो एक मोस्ट पावरफुल स्टेज है while in the womb of the mother, but parental influence on the soul is for lifetime. लेकिन फर्स्ट 3-4 years सबसे ज्यादा. जितना सोल बॉडी से डिटैच्ड होती है, उसकी कैचिंग और ऑब्जॉर्प्शन पावर हाईएस्ट होती है. जितना ईगो की लेयर्स आती जाती हैं, फिर हमारी कैचिंग पावर क्या होती जाती है? कम होती जाती है. हम सब ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि कभी कभी हम संत महात्माओं के पास जाते हैं, हमारे मन में कोई बात होती है, हमने उनको सुनाई नहीं होती है, लेकिन वो पहले ही हमें कुछ आंसर दे देते. ऐसा होता है? कैसे हुआ? नो मैजिक इन दिस. ये कोई मैजिक नहीं है. इट इज जस्ट दैट वो अपने ईगो पे वर्क कर रहे हैं. तो क्योंकि ईगो की लेयर्स को ड्रॉप करते जा रहे हैं, तो उनका सोल की कैचिंग पावर क्या हो जाती है? हाई हो जाती है. तो आपके माइंड पर जो चल रहा होता है वो रीड कर सकते हैं, और वो हम सब कर सकते हैं. एवरीबडी कैन डू इट.
जितना जितना हम अपनी सफाई करते जाएंगे ये ईगो की, उतना हम दूसरों की वाइब्रेशंस को कैच कर सकेंगे। अभी भी कैच करते हैं, फील होती है कि नहीं लोगों की वाइब्रेशन, हम कहते हैं ना इनकी वाइब्रेशन, इसकी वाइब्रेशन, इस जगह की वाइब्रेशन, लेकिन जितना सफाई होती जाएगी वाइब्रेशंस ज्यादा कैच होंगे। सो मेडिटेशन का एक और बेनिफिट, सुबह हमने देखा इंट्यूशन बढ़ेगा। सेकेंड चीज, कैचिंग वाइब्रेशंस ऑफ पीपल, you will be able to recognize and understand people better because you will not see them only on the basis of जो दिखता है, you will recognize them basis of what you feel after meeting them. Higher energy है वो। तो सेकंड फोल्डर क्या हो गया? फैमिली संस्कार्स। थर्ड फोल्डर एनवायरमेंट। फिर वो आत्मा स्कूल जाती है, फ्रेंड्स बनते हैं, फिर हम कौन से देश में रहते हैं, उस देश में कौन से शहर में, उस शहर के कौन से इलाके में, फिर हम एज बी अ ग्रोइंग एनवायरमेंट। और अब तो सबसे बड़ा एनवायरमेंट है मीडिया, मतलब संग का रंग, कहते हैं ना संग का रंग, संग का रंग मतलब संग से संस्कार बनते हैं। तीसरा फोल्डर। चौथा फोल्डर विल पावर। आई द सोल, मैं पास्ट से कोई भी संस्कार लाई हूँ, मुझे फैमिली से कोई भी संस्कार मिला हो, मेरे को एनवायरनमेंट से कोई भी संस्कार बना हो, आज मैं अपनी विल पावर से इसमें से कोई भी संस्कार चेंज कर सकती हूँ। यस और नो? यस। सो दैट इज द फोर्थ फोल्डर, विल पावर। और हम सब ने कोई ना कोई संस्कार चेंज किए हैं, और वो संस्कार हमारे उस फोर्थ फोल्डर में जाते हैं, विल पावर। फिफ्थ फोल्डर कौन सा? फिफ्थ फोल्डर जो आज सुबह देखा था कि मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। ये ड्रेस है ओरिजिनल कलर वाइट, बाकी जो 4 फोल्डर्स है ना वो इसके बाद बने, ये वाइट पहनने के बाद। मतलब मैं आत्मा जब पहला शरीर लिया, व्हाट वाज माय ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल संस्कार। तो वो ओरिजिनल संस्कार के फोल्डर में कितने संस्कार है? 7 संस्कार्स। याद हो गए सारे 7 संस्कार्स कौन से हमारे ओरिजिनल? प्योरिटी, प्योरिटी, पीस, पावर, लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, ब्लिस। ये 7 कभी नहीं भूलने हैं, ये हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। अब इस नजरिए से हर एक को देखना शुरू करें, एज, रोल, पोजीशन से नहीं, क्योंकि रिश्ता उसके साथ नहीं बन रहा है, रिश्ता किसके साथ है? यू। व्हाट डू वी से? द रिलेशनशिप इज बिटवीन यू एंड मी। तो यू एंड मी कौन है? आई द सोल एंड यू द सोल। अब आई द सोल एंड यू द सोल कौन है? आपके 5 फोल्डर और मेरे 5 फोल्डर। अब हर एक को देख लें जो आपके लाइफ में है, एंड उनको इस नजरिए से देखें और ये कहना बंद करें कि ये ऐसे क्यों है, क्योंकि अब आपके पास ये ऐसे क्यों है का आंसर है, क्योंकि वो जैसे हैं इट इज अ साइन ऑफ उनके 5 फोल्डर्स में क्या है। तो जैसे ही हमें ये याद रहता है आत्मा है, जर्नी पर है, और इस जर्नी पे ये 5 प्रकार के संस्कार इस आत्मा के साथ चल रहे हैं, मेरे माइंड से ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ये मेरे ये हैं तो ये ऐसे क्यों हैं। हम अपनी गाइडलाइंस लिख सकते हैं कि बेटा कैसा होना चाहिए, माँ कैसी होनी चाहिए, विच इज वेरी गुड, लेकिन इट डज नॉट मीन दैट द सोल हैज ऑल द संस्कार एज पर द गाइडलाइन मैन्युअल। हम उस गाइडलाइंस को देखकर अपने संस्कार वैसे बना सकते हैं। वो गाइडलाइंस इसलिए हमें दी गई हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, हमें आज्ञाकारी होना चाहिए, हमें वफादार होना चाहिए, हमें पोलाइट होना चाहिए, हमें केयरिंग होना चाहिए, हमें शेयरिंग होना चाहिए। दीज आर द गाइडलाइंस मैन्युअल। लेकिन अगर मेरा वो संस्कार नहीं है तो सिर्फ आप बोल सकते हैं इनको ऐसा होना चाहिए, बट आई एम नॉट।
जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो अपने साथ वो संस्कार लेकर आता है। अभी थोड़े दिन पहले हम किसी के घर गए, जुड़वा बच्चे पैदा हुए, ट्विंस। ट्विंस देखने में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनके संस्कार, वैसे आप में से जिन जिन के एक से ज्यादा बच्चे हैं, क्या आपको फील होता है कि उनके संस्कार अलग अलग हैं एक दूसरे से? किसके दो बच्चे थोड़े काफी अलग है? अब आप देखो, सबसे पहले वो किससे अलग होते हैं? वो हमसे अलग होते हैं। हम कहते हैं मेरा बच्चा होके ऐसे। नाउ दिस इज ऑल ईगो। मेरा बच्चा होके ऐसे, ईगो मीनिंग आई एम लुकिंग एट दैट सोल थ्रू द कॉन्शियसनेस ऑफ द लेबल ऑफ रिलेशनशिप। आई एम द पेरेंट, यू आर माई चाइल्ड, सो यू शुड बी लाइक मी। कई बार बच्चे के संस्कार पेरेंट से बिल्कुल ही होते हैं ऐसे डिफरेंट। सो पहले उस बच्चे के संस्कार मेरे से डिफरेंट होते हैं, फिर वो दो बच्चों के एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कितने सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि हम उनको उन लेबल के थ्रू देख रहे हैं। मेरा बच्चा है, मेरे जैसा होना चाहिए, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, मैंने इन दोनों को सब कुछ एक जैसा दिया है, फिर ये दोनों एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? क्योंकि हमने उनको एक जैसा कब से दिया? हमने उन दोनों को एक जैसा सब कुछ कब से दिया? जब वो दोनों इस कॉस्ट्यूम में इस घर में आ गए। लेकिन यहां आने से पहले ही वो दोनों का जो सबसे प्रेडोमिनेंट फोल्डर था वो दोनों का अलग है। तो एक बच्चा हो सकता है कि बहुत शेयरिंग है, अपने सारे खिलौने छोटे से बचपन की एज से, आपको संस्कार बहुत छोटी एज में दिखाई देते हैं, ये नहीं कि बड़े होकर संस्कार दिखाई दे रहे। तो वो मदर ने कहा, वो बच्चे 2 महीने के हैं अभी जिनसे हमने मिले अभी, तो कहती है दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं और मुझे पहले दिन से दिखाई दे रहा है। अच्छा, पहले दिन क्या दिखाई दिया बच्चे के अंदर संस्कार में? कहती चेहरे पे दिखाई दे रहा है। एक बहुत स्माइलिंग था पहले दिन से, दूसरा ऐसे स्माइल ही नहीं कर रहा। मैं कहा, कर लेगा। कहती लेकिन डिफरेंट तो है ना, देखो। कहती है तो संस्कार इनके डिफरेंट दिखाई देते हैं। तो अब अगर यहाँ हम स्माइलिंग हैं, बेबी कैसा होगा? दिख रहा है? और यहाँ हम ऐसे होंगे तो बेबी कैसा होगा? दैट इज हाउ इटर्नल द संस्कार इज। फिर आपके दो बच्चे गर्भ में अलग अलग समय पे थे, आपकी लाइफ में सिचुएशंस उस 9 महीने में क्या चल रही थी, उस अनुसार भी दोनों बच्चों के ऊपर अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। ये भी रिवाइंड करके चेक कर लेना, अपने बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, ओ राइट, जब ये था तब ये हो रहा था, जब ये आने वाला था तब ये हो रहा था। होता है फर्क। स्टेट ऑफ माइंड सेम नहीं हो सकती ना दोनों टाइम पे, डिपेंडिंग ऑन क्या चल रहा था, क्योंकि तब तक हमारी स्टेट ऑफ माइंड सिचुएशंस पे डिपेंडेंट थी। नाउ लुक एट एवरी पर्सन इन योर लाइफ एंड स्टार्ट लुकिंग एट देम विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन मार्क्स खत्म होने लगेंगे। ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, इनको ऐसे नहीं होना चाहिए, इनको ऐसे नहीं होना चाहिए। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन जो हमारे माइंड में इमेज है कि ये रिश्ते में कैसे होना चाहिए। लेकिन वो शरीर नहीं है, वो एज नहीं है, वो रोल नहीं है। हम कह सकते हैं हर पेशेंट ऐसे होना चाहिए। होता है ना हमारे माइंड में एक पर्सपेक्टिव, पेशेंट कैसा होना चाहिए? आप बताइए जरा, पेशेंट्स कैसे होने चाहिए? चलिए, पेशेंट्स कैसे होने चाहिए? एक्सेप्टेंस उनके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए। वेरी गुड। और बताइए, अच्छे से बताइए ना, सारे पेशेंट सुनेंगे टीवी के थ्रू। बताइए। एक्सेप्टेंस, डिसिप्लिन, वेरी गुड, डिसिप्लिन होना चाहिए। और पेशेंट कैसा होना चाहिए? अच्छा, विल पावर अच्छी होनी चाहिए। और कैसे? फेथ, वेरी गुड। पेशेंट के अंदर ट्रस्ट होना चाहिए, डॉक्टर के बारे में होना चाहिए। और कोई चीज, संस्कार होना चाहिए। कोऑपरेटिव भी होना चाहिए। वेरी गुड। और कैसे होना चाहिए? हाँ, इंटरनेट पे उनको नहीं जाना चाहिए, ये संस्कार भी होंगे, तो गूगल पे नहीं जाना चाहिए। ओके, वेरी गुड। अब पेशेंट्स का तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल तैयार हो गया। डॉक्टर कैसे होना चाहिए? डॉक्टर कैसे होना चाहिए? अब बनाइए, कैसे होना चाहिए? वो भी तो एक इमेज है ना कि डॉक्टर कैसा होना चाहिए।
तो हमें सबको पता है डॉक्टर ऐसे होना चाहिए, बट हमारे पास सारे संस्कार नहीं है वो वाले अभी, क्योंकि डॉक्टर मेरी पढ़ाई है, डॉक्टर मेरा प्रोफेशन है, डॉक्टर मेरा रोल है, और पढ़ते समय मुझे संस्कार नहीं बताए थे कि ये वाले क्रिएट करने चाहिए। तो इसीलिए जो हमारे माइंड में इमेज होता है ना, पेशेंट ऐसे होना चाहिए, बच्चा ऐसे होना चाहिए, स्पाउस ऐसे होना चाहिए, वो इमेज राइट है, लेकिन सामने वाला वो सारे संस्कार नहीं है। सामने वाला वो 5 फोल्डर्स ऑफ संस्कार है, उनमें से जो लिस्ट हम बनाएंगे कुछ उनके अंदर होंगे और कुछ उनके अंदर बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। तो आप कह सकते हैं कि पेशेंट ट्रस्टिंग होना चाहिए, और कोई पेशेंट आपके अंदर डाउट के साथ भरा हुआ आएगा। But then I can look at that patient and say, I expect you to trust me. मतलब माइंड में कि आप मेरे पास आए हैं तो आप विश्वास के साथ आना चाहिए। लेकिन जब हम आपके पास आते हैं, हम अपने संस्कारों के साथ आते हैं। तो कोई पेशेंट ऐसा होगा कि आपकी ओपीडी के बाहर वो 2 घंटा भी वेट करेगा ना, और आप आकर उसको कहेंगे सॉरी आई एम लेट, कहेंगे कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आई अंडरस्टैंड, आप तो बिजी होंगे। और कोई ऐसा होगा जिसको सिर्फ 10 मिनट हुआ होगा अभी, right? So the patient is not a patient, the patient is 5 folders of sanskars. And they cannot be एक जैसे। जब आपके 2 बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, तो आपके पेशेंट तो डेफिनेटली एक जैसे नहीं हो सकते। So start looking at them, soul on a journey, soul on a journey, soul on a journey, different sanskars. And most important, start looking at your family with this understanding, soul on a journey. अब ये CD है 5 फोल्डर्स, फिर एक और CD है 5 फोल्डर्स, और ये 2 5 फोल्डर्स की CDs एक रिश्ते में आती हैं। सपोज द रिश्ता इज हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये 5 फोल्डर्स की ये 5 फोल्डर्स के साथ शादी हो गई है। यही तो हुआ ना। अब शुरू में आपने शायद मैच भी करवाया होगा पंडित जी से कि पंडित जी कितने मैच होते हैं 5 फोल्डर्स में से, गुड, वही तो मैच करते हैं ना वो। हाँ, तो राइट तो बात है ना, वो बताएंगे ना हमारे संस्कार और हमारे गुणों के हिसाब से। कई लोगों के शुरू में बहुत सारे मैच करते हैं, नहीं, मैं सीरियसली, सब लोग मैच करके ही शादी कराते हैं, फिर भी आजकल कोर्ट में फाइल्स इतनी बढ़ रही है। और कई लोग होते हैं जिनके मैच नहीं करते हैं, और पंडित जी कहते हैं नहीं करो ये रिश्ता, वो कहते हैं हमने तो यही करना है, कहते हैं कुछ भी मैच नहीं कर रहा, कहते हैं हम मैच करके दिखाएंगे आपको, एंड वो करके दिखा लेते हैं। होता है नहीं होता, ऐसा होता है ना, क्योंकि हमारे संस्कार हम कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे हैं। मेडिटेशन मतलब जो 5th फोल्डर है ना, वो 7 संस्कार्स का, उसको हम इमर्ज करते जाते हैं, तो उसमें तो सारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स के सारे संस्कार्स कवर हो जाते हैं। क्योंकि जब आपने 7 वो संस्कार्स इमर्ज कर लिए, प्योरिटी, लव, पीस, पावर, हैप्पीनेस, नॉलेज एंड ब्लिस, इसमें सारे संस्कार आ जाते हैं। फिर केयरिंग कहें, शेयरिंग कहें, एक्सेप्टिंग कहें, फॉरगिवनेस कहें, ये सब आ जाएंगे। ये 7 प्राइमरी कलर्स है, इसमें से सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स क्रिएट होते हैं, मतलब सारे गुण जो हमें चाहिए। तो ये 5 संस्कार आ गए, इसमें सारे गुण आ जाएंगे, मतलब ऑल वैल्यूज प्रिंसिपल्स इसमें से आ जाएंगे। अब जब ये 2 CD के इस तरह से रिश्ता पक्का होता है, शादी होती है, तो डू यू फील कि इनके पास एक जैसे संस्कार होंगे? तो एक्सपेक्टेशन रखना कि आपकी CD पर वही गाना होगा जो मेरी CD पर है, और कल सुबह से सेम गाने प्ले होने चाहिए। ये हो सकता है? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल। कुछ गाने हमारे सिमिलर होंगे ही, लेकिन कुछ गाने बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। So expectation means I expect you to have the same sanskar as me, and the other person expects me to have the same sanskar as them. It's not going to be possible.
सो जितना हम एक्सपेक्टेशंस रखते जाएंगे उतना हम डिसअपॉइंट होते जाएंगे, हर्ट होते जाएंगे, लेट डाउन फील करते जाएंगे। एक्सेप्टेंस मतलब कि आई अंडरस्टैंड कि ये आपका संस्कार है, कभी ना कभी ये आपके फोल्डर में फिट हुआ था। इट डजंट मीन कि हमें उसी संस्कार के साथ चलना है। इट मीन्स कि पहले जो आपका ये संस्कार है उसके लिए मुझे रिजेक्शन नहीं क्रिएट करनी है, मुझे क्वेश्चन मार्क नहीं क्रिएट करना है, मुझे इरिटेशन और एंगर नहीं क्रिएट करना है। आई एक्सेप्ट दिस इज योर संस्कार एंड देन आई कैन हेल्प यू टू क्रिएट अनदर संस्कार। अगर ये दोनों ऐसे हैं, एक के अंदर ट्रस्ट करने का संस्कार है और दूसरे के अंदर डाउट करने का संस्कार है, हो सकता है अब ये इकट्ठे रहना है। एक के अंदर ट्रस्ट करने का संस्कार है, दूसरे के अंदर डाउट करने का संस्कार है। अब सारा दिन में चेक करो आपके और आपके स्पाउस के अंदर कोई ऐसा संस्कार दिखता है जो बहुत डिफरेंट है, अभी सिलेक्ट कर लो उसको। मिल गया? एक के अंदर हर जगह टाइम से पहले पहुंचने का संस्कार है, एक के अंदर हर जगह प्यार से लेट पहुंचने का संस्कार है, एक के अंदर सब चीज एकदम परफेक्ट परफेक्ट रखने का संस्कार है और एक के अंदर प्यार से उधर उधर फेंकने का संस्कार है। These are all संस्कार। एक के अंदर हर बार जल्दी से दूसरों की हेल्प करने का संस्कार है, एक के अंदर है कि ठीक है ना, हर जगह हम ही थोड़ी पहुंचेंगे सब कुछ करने के लिए। सारा दिन हॉस्पिटल से आओ फिर ऊपर से इधर भी जाओ, ये भी करो वो भी करो। इट्स नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग, इट इज जस्ट डिफरेंट संस्कार एंड वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर डिफरेंट संस्कार्स। नहीं तो हम इसी डिफरेंट संस्कार पे हमारी रोज आर्ग्यूमेंट हो सकती है। इवन एक सिंपल चीज के घर में सारा सामान जगह पर पड़ा होना चाहिए, इस पर भी डेली चलता है कई बार कुछ घरों में। इट्स नॉट यूथ ना, रोज उस पर हम करते करते एक नया संस्कार बना देते हैं इरिटेशन का। सो नाउ डोंट लुक एट देम थ्रू द लेबल माई चाइल्ड, माई स्पाउस, माई पेशेंट। सोल ऑन अ जर्नी विद 5 टाइप्स ऑफ संस्कार्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर आत्मा के पास कौन से संस्कार हैं? वो 7 ओरिजिनल संस्कार। जिस संस्कार के बारे में हम ज्यादा सोचेंगे और ज्यादा बोलेंगे वो वाला संस्कार क्या होता जाएगा? जैसे आजकल सोशल मीडिया पे कैसे होता है, आप 2-3 बार एक चीज का वीडियो देख लो फिर वो वीडियो बार बार आता जाएगा कि नहीं? हमें लगेगा वही वीडियो बड़ा फेमस है, बार बार आई जा रहा है उनका, वो सिर्फ हमारे फोन पर आ रहा है बार बार। राइट है? बस संस्कार भी वैसे ही होते हैं। आप 2-3 बार 4 बार वो संस्कार यूज कर लो, वही संस्कार बार बार आता जाएगा कर्म के अंदर। हम सोचेंगे यही मेरी नेचर है, ये मेरी नेचर नहीं है, वो मेरे प्लेलिस्ट में ऊपर आ गया क्योंकि मैंने 4-5 बार प्ले कर दिया उसको। मेरी ओरिजिनल नेचर कौन सी है? वो 7 संस्कार। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, वो 7 संस्कार जो हैं उनको प्ले करना शुरू करना है। इसीलिए आज सुबह आपसे पूछा था कि जब सामने वाला गलती करेगा, कैन आई रिस्पॉन्ड टू देम अ डिफरेंट वे? तो पहले हम किससे रिस्पॉन्ड कर रहे थे? इरिटेशन या इम्पेशंस, जो गुस्सा, वो हमारे फर्स्ट 4 या फर्स्ट 3 फोल्डर्स के अंदर था। लेकिन हमारे 5th फोल्डर के अंदर संस्कार था पीस, पावर, लव, विजडम। ये मेरे 5th फोल्डर में है। अब मुझे सिर्फ चूज करना है, सामने से जैसी सिचुएशन आई मैंने कौन से फोल्डर से कौन सा गाना प्ले करना है। कुछ नया नहीं कर रहे हम, कुछ नया नहीं कर रहे कि मुझे शांति का संस्कार लाना है, मुझे शांत बनना है। नहीं, शांति का गाना है, सिचुएशन में प्ले करना है सिर्फ उसको। आप यहाँ आए, आपको 1.5 दिन में पीसफुल लग रहा है, अगर आपके पास पीस का संस्कार ना होता आपको फील हो ही नहीं सकता वो 1.5 दिन के अंदर। लेकिन क्योंकि यहाँ पीस का वाइब्रेशन था और आपकी सीडी पर भी पीस का गाना है, वो पीस का वाइब्रेशन आपकी सीडी पर से पीस के गाने को प्ले कर देता है। सो व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग इज नॉट पीस ऑफ द प्लेस, what you are experiencing is your sanskar of peace which has got triggered because of the vibration of peace of the place. तो हम कहते हैं जगह की वजह से शांति है, जगह की वजह से शांति नहीं है। जगह की वजह से मुझ आत्मा के अंदर के शांति का जो संस्कार है वो मुझे अभी फील हो रहा है।
अब मैं वेडनेसडे को जैसे ही वापस जाऊंगी, उस जगह में अलग एनर्जी होगी। मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि उस जगह में अगर गुस्से का गाना प्ले हो रहा हो, मेरी सीडी पर फिर भी वो पीस का गाना प्ले होता रहे। दैट्स ऑल दैट हैज टू बी डन। कुछ नया नहीं, कुछ मुश्किल नहीं, बहुत इजी। जस्ट टेकिंग केयर कि जब दूसरी सीडी पे ये गाना प्ले होता है, मेरी सीडी पर कौन सा गाना प्ले होता है। वो इस तरह से बात करते हैं तो मैंने किस तरह से बात करनी है। वो इस तरह से सोचते हैं तो मैंने किस तरह से सोचना है। बिकॉज आई एम गोइंग टू नाउ स्टार्ट लिविंग थ्रू विच फोल्डर। तो जैसे ही हम कहते हैं ओम शांति, मीन्स आई एम अ पीसफुल सोल। जैसे ही मैंने कहा आई एम अ पीसफुल सोल, मैंने कौन सी फाइल पे क्लिक किया? वी आर क्लिकिंग अ फाइल। इसको बिल्कुल उस फोल्डर्स के तरह देखना, जाना माउस को लेके जाना, क्लिक। इसीलिए जैसे ही हमने हर सिचुएशन में हाई वाइब्रेशन वर्ड यूज किया, हमने कौन से फोल्डर से कौन सी फाइल को क्लिक कर लिया। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन विच सॉन्ग आई गो एंड प्ले। जीवन में जब हम गाने प्ले करते हैं तो हम मौका देख कर गाने प्ले करते हैं। जन्मदिन है तो कौन सा गाना बजाना है, और किसी ने शरीर छोड़ा है तो कौन सा गाना बजाना है। बस उतनी विजडम ही तो चाहिए। इसी तरह जीवन की सिचुएशंस में कौन से संस्कार का गाना बजाना है। तो जब हम ये बार बार रिपीट करते हैं, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सत्युगी आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, हम कौन सी फाइल को ट्रिगर कर रहे हैं? हम कौन सी फाइल को ट्रिगर कर रहे हैं? फिर थोड़े दिन आप उस फाइल को ट्रिगर करके उस संस्कार को यूज करना शुरू कीजिए। थोड़े दिन के बाद वो वाला संस्कार आपकी प्लेलिस्ट में, इट्स नॉट गोइंग टू बी कि लाइफ लॉन्ग बहुत ज्यादा अटेंशन रखना है। सिर्फ जो गाने ऊपर आ चुके थे उनको बैकग्राउंड में लेके जाना है, और जो गाने पीछे रह गए थे उन गानों को कहाँ लेकर आना है? आगे लेकर आना है। कौन से संस्कार यूज करने हैं? तो जब हम एक जना, ओनली 1% अपने उन 7 संस्कारों को यूज करना शुरू कर देता है, तो आपको लगता है रिश्ते बदल जाएंगे? रिश्ते बदल जाएंगे? यस और नो? पर दूसरा नहीं बदला। The second person has not changed. Two people are there, no, in a relationship. Relationship is between a soul and another soul. Vibration. रिश्ते वो नहीं होते जो हम सिर्फ एक दूसरे से बात करते हैं। रिश्ते वो नहीं होते जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं। रिश्ते सबसे पहले होते हैं हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपके सामने आपका पेशेंट बैठा है और आप उससे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर आप उसके बारे में थोड़ा सा क्रिटिकल और जजमेंटल हैं, तो आपकी वाइब्रेशन उस तक पहुंच गई है। अगर आपका पेशेंट सामने बैठकर आपसे बहुत पोलाइटली बात कर रहा है, बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, लेकिन अंदर आपको डाउट कर रहा है, वो वाइब्रेशन आप तक आ जाएगी और आपके अंदर एक अलग गाना चलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट लेवल ऑफ जो कम्युनिकेशन होता है, मिसकम्युनिकेशन यहाँ से नहीं होती है। मिसकम्युनिकेशन तब होती है जब मैं सोच कुछ और रही होती हूँ और बोल कुछ और रही होती हूँ, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको सडनली मेरे से 2 लाइनें अभी सुनाई देंगी, वन व्हाट आई एम थिंकिंग एंड अदर व्हाट आई एम स्पीकिंग। तो आपके पास क्लैरिटी पहुंचेगी, क्लैरिटी आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है, इसको कहा जाता है ऑथेंटिसिटी, बीइंग ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब अंदर बाहर साफ। मिसकम्युनिकेशन सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम सोच कुछ और रहे हैं, लेकिन जो हमारी सोच है हम उसको बोल नहीं सकते, तो हम बोल कुछ और रहे हैं। सामने वाले को 2 सेट ऑफ एनर्जीज मिलती है, व्हाट दे कैन कैच एंड व्हाट दे कैन लिसन। फिर हम उनको बोलते हैं और फिर हम उनको कहते हैं आपको समझ में आया मैंने आपको क्या कहा है? समझ में आया तो फिर कर क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि सुना है सिर्फ, कर वो रहे हैं जो गाना उनके पास है।
आप अपने बच्चों को राय देते हैं, आप अपनी नर्स को राय देते हैं, आप अपनी इंटर्न को राय देते हैं, राय बहुत अच्छी होती है, लेकिन सामने वाला इमीडिएटली उस राय को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। आप कहते हैं आपको समझ नहीं आया मैंने क्या बोला है, वो कहते हैं आया ना समझ। कहते समझ आया तो फिर व्हाई हैवंट यू चेंज्ड? समझ आया, लेकिन गाना तो मेरा अभी तक मेरे संस्कार का चल रहा है ना। सो एक्सेप्टेंस मीन्स ओनली रिमेम्बरिंग that the other person is a soul on a journey. They also have all these sanskars. First, accept that sanskar. Accept मतलब उनके लिए critical judgmental thoughts नहीं create करें, वो negative energy होती है। ये ऐसे क्यों है, इनको ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, नहीं। I accept कि आपके पास ये संस्कार है। अब उसके बाद हमारे पास पावर है कि हम उनके कौन से संस्कार पर फोकस करें, उनके 7। अगर किसी की ड्रेस पर दाग है और आप दाग को ही देखते रहें, तो आपका सारा ध्यान सारी चीज से हटकर सिर्फ किस पर रहेगा? दाग पर। तो हम उनके वो संस्कार पर ज्यादा फोकस करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, उसी को बोलते पता नहीं ये ऐसे है, वो भी कहते हैं हाँ ये ऐसे है। एवरीबडी मीट्स एंड टॉक्स अबाउट दैट वन दाग, दैट स्टेन। तो वो दाग क्या होता जाता है? और बढ़ता जाता है। तो मिसकम्युनिकेशन मतलब हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, वो सुन रहे हैं लेकिन समझ कुछ और रहे हैं, क्योंकि वो समझेंगे अपने संस्कार के थ्रू, वो सुनेंगे अपने कानों के थ्रू। संस्कार मेरा लेंस होता है, मेरा लेंस और आपका लेंस बिल्कुल डिफरेंट है। हम दोनों के लेंस के थ्रू हमें सेम सिचुएशन डिफरेंट दिखाई देती है। होता है ना, एक ही सिचुएशन दो लोगों को बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देती है, इसलिए उन दोनों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। तो हम कहते हैं व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस, बट वो दिस तो सेम ही है। व्हाई अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव? डिफरेंट पर्सपेक्टिव थ्रू द लेंस ऑफ द संस्कार। तो जब आप किसी से कुछ कहेंगे, आप अपने संस्कार के थ्रू कहेंगे, वो समझेंगे अपने संस्कार के थ्रू, आपके संस्कार के थ्रू नहीं। इसीलिए हम कहते हैं मिसकम्युनिकेशन। मैंने जो कहा इनको तो समझ ही नहीं आया। समझ आया, लेकिन समझ आया थ्रू, जैसे आप अगर मेडिकल भाषा में कुछ कहें, पेशेंट को नहीं समझ में आएगा, तो आप किसकी भाषा में उनसे बात करते हैं? उनकी भाषा में बात करते हैं। मतलब आप अपने संस्कार के थ्रू नहीं, उनके संस्कार के थ्रू जब बात करते हैं, तब उनको वो बात समझ में आएगी। तो मेरे पास अगर डाउट का संस्कार है और आप ट्रस्ट के संस्कार के थ्रू मुझसे बात करते जा रहे हैं, भाई ये ऐसे हैं, ये ऐसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड आई विल से लाइक हाउ कैन यू ट्रस्ट देम लाइक दैट? क्योंकि मुझे 4 कमियां दिखाई दे रही हैं जो आपको नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि आपके लेंस के थ्रू वो कमी नहीं दिखती है और मेरे लेंस के थ्रू कमी ही दिखती है सिर्फ। सो व्हाट आई कैन सी यू कैन नॉट सी, एंड व्हाट यू कैन सी आई कैन नॉट सी, बिकॉज हमारे लेंस डिफरेंट हैं। तो एक दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश नहीं करना, समझ पाएंगे नहीं, सिर्फ समझ लेना कि एक दूसरे का नजरिया अलग है। अगर कोई विश्वास करता है जो दूसरा समझता है कैसे, ये कैसे विश्वास कर सकते हैं हर एक पे, होता है या नहीं? हम बोलते हैं कि नहीं ऐसे? कहते हैं आप कैसे सब पे विश्वास कर सकते हो? सामने वाला कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता, आप डाउट कैसे करते हो सबके ऊपर? आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। आई सेड वेरी राइट, इवन आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, बट वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वी विल नॉट अंडरस्टैंड। बिकॉज जब मेरे पास डाउट का संस्कार ही नहीं है, मुझे कभी समझ में नहीं आएगा कि डाउट किया कैसे जाता है। तो एक दूसरे के संस्कार को समझने की कोशिश नहीं करना, सिर्फ जानना कि ये इनका संस्कार है और इसीलिए इनको ये चीज डिफरेंट दिखाई देती है। ये व्हाइट कलर की ड्रेस है, लेकिन अगर आप सब ने लेंसेज अलग अलग कलर के पहने हो, अलग अलग कलर का चश्मा, तो आपको ये व्हाइट दिखाई ही नहीं देगा। तो मतलब बात जो है वो तो एक्चुअली हमें दिखाई भी नहीं देती है।
क्योंकि हम उस बात को किसके थ्रू देखते हैं. So there are always three perspectives: your perspective, my perspective, and the actual color. कॉम्प्लिकेटेड है ना थोड़ा सा. बहुत सिंपल है एक्चुअली, इतना सोचना ही नहीं. सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना कि ये मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे, ये सिर्फ अंडरस्टैंड करना. नहीं है, डिफरेंट संस्कार है. जैसे आपको पता है पेशेंट डॉक्टर डिफरेंट वोकैबुलरी है. यू डोंट कीप ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड इन योर मेडिकल वोकैबुलरी. नो, इट इज अ डिफरेंट वोकैबुलरी, इट इज अ डिफरेंट संस्कार. एक्सेप्ट, डोंट बी क्रिटिकल एंड जजमेंटल. उससे हमारे रिश्ते की वाइब्रेशन क्या होती जाती है? एक्सेप्टेंस मीन्स आई रिस्पेक्ट यू फॉर हु यू आर, एंड आप गलत नहीं हैं, आप सिर्फ मेरे से. जब भी किसी का संस्कार हमसे डिफरेंट होता है हम उनको रॉन्ग बोलते हैं, क्योंकि हमने बचपन से सीखा एक राइट होगा दूसरा रॉन्ग होगा. एक राइट और दूसरा रॉन्ग नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं. दोनों डिफरेंट हैं. हो सकता है ऐसा कि दोनों डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि हम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, जो ट्रस्ट करता है उसको लगता है डाउट वाला रॉन्ग है, और जो डाउट करता है उसको लगता है ट्रस्ट करना रॉन्ग है. जो टाइम से पहले पहुंचता है उसको लगता है जो टाइम के बाद आ रहा है वो रॉन्ग है, और जो टाइम के बाद आता है वो कहते हैं कैसे लोग हैं, पहले ही आकर बैठ जाते हैं. जो सबको हेल्प करता रहता है हमेशा, जो उसके पास है दूसरों को देता रहता है, उसको ये नहीं समझ में आता कि लोग हेल्प क्यों नहीं करते हैं. और जो हेल्प करते नहीं है उनको ये नहीं समझ में आता इनके पास इतना टाइम है, यहाँ हमारा अपना काम नहीं खत्म होता, ये सारा दिन लोगों के साथ खड़े हुए हैं और अपना सब कुछ दिए जा रहे हैं. वी नॉट अंडरस्टैंड. डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन संस्कार फर्स्ट, कि ये मेरा कौन सा संस्कार है. और जब अपने संस्कार दिखाई देने लगे तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, वो 5th फोल्डर से जो 7 संस्कार हैं उनको यूज करना शुरू कर देना है. अगर मेरे अंदर फियर का संस्कार है लेकिन साथ में मेरे पास 5th फोल्डर में पावर का संस्कार है, अगर मेरे पास हर्ट होने का संस्कार है तो मेरे पास 5th फोल्डर में लव का संस्कार है, अगर मेरे पास टेंशन का संस्कार है तो मेरे पास 5th फोल्डर में पीस का संस्कार है. तो अब मुझे क्या करना है, अपनी मेडिटेशन में सिर्फ उस फोल्डर के उस संस्कार पर फोकस कर, उस पर मेडिटेट कर, उस संस्कार को अपने कर्म में क्या करते जाना है, ऊपर लाना है. दूसरे को कौन सा संस्कार चेंज करना है अभी उस पर फोकस नहीं करना है. फोकस किसके संस्कार पर करना है? Relationship is what we radiate to the other person through our thoughts and vibrations. रिश्ता is an exchange of energy. जब मेरी तरफ से एक नेगेटिव थॉट जाता है, सामने वाला उसको कैच करता है, भले उसको स्पेसिफिक थॉट ना पता चले लेकिन मेरी वाइब्रेशन उस तक पहुंचती है. हम मेडिटेशन के थ्रू रिश्तों को हील करना शुरू कर सकते हैं. जब हम लोगों को यहाँ से कुछ बोलते रहते हैं, कभी कभी वो नहीं समझ पाते, लेकिन आप सिर्फ मेडिटेशन में उनको अपने सामने लेकर आइए, एंड सामने एज जस्ट अ सोल, अनदर पॉइंट ऑफ लाइट, एंड जस्ट से टू देम व्हाट यू वांट टू से, बट से इट इन अ हाई वाइब्रेशनल वोकैबुलरी. सपोज आप किसी को कह रहे हैं आप ऐसे क्यों करते हैं, आप ऐसे क्यों करते हैं, नहीं, वो चेंज होगा. आप रोज उनको मेडिटेशन में अपने सामने लेकर आए, परमात्मा को याद करके वो शक्ति उनको दें, और रोज उनको मैसेज दें, आप एक बहुत पावरफुल आत्मा है, आपका हर डिसीजन एक्यूरेट होता है, आपका हर कर्म सही होता है, आपका और मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है. रोज भेजिए. यहां से कुछ ना बोलें, यहां से नहीं बोलें, क्योंकि जब हम यहां से बोल रहे हैं और वो यहां से सुन रहे हैं तो ईगो और ईगो वर्क कर रही है, तो हम कहते हैं ईगो क्लैश हो रहा है. लेकिन आप मेडिटेशन में उनको सामने लेकर आए और रोज ये संकल्प उनको दें, यू आर अ पावरफुल सोल. सपोज आपको लगता है आपका बच्चा डिसीजन राइट नहीं ले रहा है, तो रोज उस टॉपिक पर डिस्कशन करने से सोल्यूशन निकलता नहीं है. कई बार क्या हो जाता है घर में वातावरण,
उसकी जगह आप इसको यूज कीजिए। आप रोज मेडिटेशन में पहली बात वो मेरा बच्चा उस नजरिए से नहीं देखना है, सोल जो अपने संस्कार और अपने कर्म साथ लेकर आया है। मेरा रोल क्या है, उसको शक्ति देकर उसको सही कर्म करने की शक्ति देना। मैं उसका डिसीजन नहीं ले सकती उसके लिए, बट वी कैन फैसिलिटेट देयर डिसीजन मेकिंग। कैसे करेंगे? जस्ट कनेक्ट टू द डिवाइन एंड रोज उनको वो पावर दें। आप पावरफुल आत्मा है, आपका हर डिसीजन एक्यूरेट है, आपका हर कर्म एक्यूरेट है। आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली, आपकी डेस्टिनी परफेक्ट है। रोज ये मैसेज दीजिए और उनके अंदर चेंज आता हुआ दिखाई दीजिएगा, क्योंकि आपकी मेडिटेशन से ये वाइब्रेशन भेजने से आप उनके अंदर का दूसरा गाना ट्रिगर कर रहे हैं। कर सकते हैं? सो कम्युनिकेशन एट द लेवल ऑफ वाइब्रेशन। किसी से फॉरगिवनेस मांगनी है, किसी को फॉरगिव करना है, सामने नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मेडिटेशन में उनको सामने लेकर आइए, अपना मैसेज कन्वे कीजिए। आप क्षमा उनसे भी मांग सकते हैं जो शरीर छोड़कर आगे चले गए हैं। आप क्षमा उनको भी कर सकते हैं जो आज शरीर में आपके साथ नहीं है, क्योंकि वो रिश्ता किसके और किसके बीच है? हम कहते हैं वो चले गए, हम उनको वो बात नहीं कह पाए। वो चले गए, खत्म नहीं हो गए, शरीर खत्म हो गया है। द सोल कैन कैच एवरीथिंग दैट यू आर सेइंग। इसीलिए कहते हैं ना, जो चले गए उनके बारे में अच्छा बोलना चाहिए। बोलते हैं ना ऐसे, ये जो चले गए, क्योंकि जब वो शरीर छोड़ जाते हैं वो आपकी हर थॉट और वर्ड कैच कर सकते हैं। They can catch everything because soul out of a body, it's like an out of body experience. आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में हम सब कुछ कैच कर सकते हैं, हम सब कुछ सुन सकते हैं। तो आपको कुछ भी उनको कहना है, आप उनको कह सकते हैं। तो 3 चीजें अब हमें रिश्तों में से निकालनी है। एक, कंपैरिजन। किसी को भी किसी के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। एक नर्स को दूसरी नर्स के साथ, अपने एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ, या अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ, या खुद को किसी और के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग है, हर एक के संस्कार अलग है। उनके साथ उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात कर सकते हैं कि ये आपका संस्कार है, ये आप चेंज, लेकिन उसको देखो वो कैसा है। दैट इज डिसरिस्पेक्ट। मतलब आई रिजेक्ट यू फॉर हु यू आर एंड आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन इज बेटर देन यू। कोई एक संस्कार दूसरे के पास डिफरेंट अच्छा होगा, लेकिन इनके पास 4 संस्कार बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा कहकर हम उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जिससे हमारा रिश्ता क्या होने लग जाता है। तो कभी भी किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। ट्रीट एवरी सोल इंडिविजुअली। इंस्पिरेशन ले सकते हैं किसी के साथ, कंपैरिजन नहीं, कि इनके पास ये कितना अच्छा संस्कार है, ये कर्म कितने अच्छे से करते हैं, मुझे भी सीखना है ऐसा करने का, लेकिन ये देखो कितने अच्छे हैं, आप नहीं हो। दिस इज डिसरिस्पेक्ट। आपको इनके जैसा बनना चाहिए, नहीं, माय 5 फोल्डर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। सो एक, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, उनका जो संस्कार है उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, रिश्ता हिल जाएगा। क्योंकि आपको याद रखना है कि उनके पास कितने भी उस 4 फोल्डर्स में नेगेटिव संस्कार हो, उनके पास 5th फोल्डर 7 संस्कार, ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट। ये तो हमारा नजरिया कि हमारा फोकस कौन से वाले संस्कार पे जा रहा है। अगर आप उनके वो 7 संस्कारों को देखना शुरू कर लें, आपको वो आत्मा परफेक्ट दिखाई देगी। जैसे सपोज कल सुबह हम सारे व्हाइट पहने, जब हम सुबह पहनेंगे तो हम सबका व्हाइट एक जैसा होगा ना, लेकिन सारा दिन के अंदर बाय रीचिंग द एंड ऑफ द डे हम सबके व्हाइट पे दाग अलग अलग लगे होंगे, डिपेंडिंग ऑन हमने कौन सा रोल प्ले किया, डिपेंडिंग ऑन हम कौन से एनवायरनमेंट में गए। कोई किचन में खाना बना रहा होगा तो उसका दाग अलग होगा, कोई वेल्डिंग कर रहा है उसका दाग अलग होगा, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है उसका दाग अलग होगा।
तो एंड ऑफ द डे जब वो सारे इकट्ठे आएंगे, उन सबके ऊपर जो दाग होंगे वो एक जैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर हम सब एक दूसरे के दाग को देखेंगे तो हम कहेंगे आप ऐसे कैसे हो सकते हो। लेकिन जब हम शाम को इकट्ठे बैठेंगे, भले सबके ड्रेस पे दाग अलग अलग होंगे, लेकिन हम याद होगा हमें, ये तो सिर्फ लगा हुआ दाग है। ओरिजिनल कलर कौन सा है? वाइट है। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस। लेकिन उनका ओरिजिनल कलर वाइट है तब याद रहेगा जब खुद का ओरिजिनल कलर वाइट है, वो याद रहेगा। और वो तब याद रहेगा जब ये याद रहेगा मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा से बात कर रही हूं। सो एक्सेप्टिंग द सोल, रिस्पेक्टिंग द सोल, आत्मा के उस संस्कार को ट्रिगर करने लग जाती है। सो एक, हम किसी को कंपेयर नहीं करेंगे, दूसरा हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, और चौथा हम किसी के साथ compete नहीं करेंगे। कंपटीशन जो दुनिया में इतना इंटेग्रल संस्कार बना हुआ है इज एक्चुअली ऑल फ्यूटाइल। क्योंकि आप compete सिर्फ उनके साथ कर सकते हैं जहां आप दोनों की स्टार्टिंग लाइन एक जैसी हो। जब दो जुड़वा बच्चे ही एक दूसरे से अलग होते हैं क्योंकि उनका स्टार्टिंग लाइन ही एक जैसा नहीं है, क्योंकि उन दोनों के पास्ट संस्कार और पास्ट कर्म ही डिफरेंट है, तो प्रेजेंट डेस्टिनी एक जैसी कैसे हो सकती है। तो एक बहुत मेहनत करता है फिर भी उसको उतनी रिजल्ट नहीं मिलती, दूसरा ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा है फिर भी उसको रिजल्ट मिल रही है, तो हमारे अंदर जेलिसी क्रिएट होती रहती है। हम कहते हैं इनको इतना कैसे मिला, इसका ऐसा कैसे हुआ, मेरा क्यों ऐसा नहीं हो रहा मेरा। बिकॉज वी आर कंपीटिंग बेस्ड ऑन द प्रेजेंट। द सोल इज नॉट अबाउट द प्रेजेंट, द सोल इज अबाउट कर्मास ऑफ मेनी लाइफ टाइम्स। तो हमें सिर्फ किसकी जर्नी के रेफरेंस में वर्क करना है? अपनी जर्नी। मेरे अंदर कौन सा संस्कार है, मुझे कौन सा क्रिएट करना है, मुझे कितनी मेहनत करनी है, मुझे क्या करना है, उन्होंने क्या करना है, उनको इतना कैसे मिला। दिस क्रिएट्स अनदर संस्कार ऑफ जेलिसी, दिस क्रिएट्स अनदर संस्कार ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग द सेल्फ, दिस क्रिएट्स अ संस्कार ऑफ डिसकंटेंटमेंट, संतुष्टता ही नहीं है अपने साथ जो है। तो क्योंकि हम दूसरे के साथ compete कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं। आपको कोई दिखेगा वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे, फिर भी उनको सफलता, आउटर सफलता ज्यादा मिल रही है। हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं मिल रही है। हम कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सिर्फ इस जीवन काल की मेहनत देख रहे हैं। सफलता इज नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन सिर्फ जो हम इस शरीर में आकर मेहनत कर रहे हैं। हमारी डेस्टिनी हमारे पास्ट कर्म के हिसाब से भी लिखी जाती है। पास्ट कर्मा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रेजेंट कर्मा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। कोई बच्चा है जो आपको आज दिखाई दे रहा है, वो पूरा दिन खेल रहा है, और कोई बच्चा आज पूरा दिन पढ़ रहा है, लेकिन अगले दिन एग्जाम में जो पूरा दिन खेल रहा था वो फर्स्ट आ गया, और जो पूरा दिन पढ़ रहा था वो नहीं आया। तो हमने कहा ये कैसे हो गया? क्योंकि हम सिर्फ लास्ट डे को देख रहे हैं। जो लास्ट डे खेल रहा था वो पूरा साल पढ़ रहा था, लेकिन हमने पूरा साल नहीं देखा है। पूरा साल मतलब मेनी लाइफ टाइम्स। सो वी कैन नेवर एवर कंपेयर एंड compete with anybody else. It is futile. It creates many negative संस्कार। हमारा फोकस सिर्फ किसकी जर्नी पर होना चाहिए? किसकी जर्नी पर होना चाहिए? अपनी, कि मेरा कौन सा संस्कार है, मुझे आगे बढ़ने के लिए कौन सा संस्कार क्रिएट करना है मुझे। हमारे पास्ट कर्मा कई बार थोड़े से भारी होते हैं, मतलब हम पहले कुछ करके आए होते हैं, वो हम कल देखेंगे, लेकिन उसमें भी मेहनत मुझे प्रेजेंट कर्म में करके उसको ओवरराइड करना है। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरे से जेलेसी क्रिएट कर ली, मेरा प्रेजेंट कर्मा भी नेगेटिव हो जाता है। जैसे ही मैंने दूसरे के सक्सेस पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर लिया, मेरा प्रेजेंट कर्मा भी नेगेटिव हो जाता है। तो फोकस किस पे करना है? अपने संस्कारों पर, अपने कर्म पर, अपनी मेहनत पर, अपनी सफलता पर, नॉट इन कंपैरिजन विद एनीबडी एल्स। दैट विल क्रिएट अनदर संस्कार।
क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द संस्कार ऑफ कंटेंटमेंट, संतुष्टता हमारा संस्कार, तब एक्सेप्ट कर पाएंगे। अब हर एक जो हमारे साथ सेवा करते हैं, काम करते हैं, रहते हैं, परिवार है, अब हमको उनके अंदर अलग अलग संस्कार दिखाई देंगे, वो उनके 4 फोल्डर्स के संस्कार हैं, लेकिन अब हमें उनके वो वाले संस्कार को ट्रिगर करना है जो 5th फोल्डर में है। तो वो हम कैसे करेंगे? हाउ विल वी डू इट? कैसे करें? कैसे करेंगे? हाँ जी, प्रेइंग थ्रू मेडिटेशन। और सारा दिन में प्रैक्टिकल में वो तो हम करेंगे ही सुबह, फिर सारा दिन में हाँ, हाई वाइब्रेशन में हम क्या करेंगे? सपोज आपके साथ एक नर्स है, कॉन्फिडेंस लो है, बहुत अच्छी है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्किल्ड है, बहुत हार्ड वर्किंग है, सब कुछ परफेक्ट है, एक चीज है सिर्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। वो एक कम कॉन्फिडेंस के कारण वो हर चीज में कैसे हो जाती है? थोड़ा सा पीछे हो जाती है। ठीक है, अब ये उसकी रियलिटी है। अब ये रियलिटी क्यों है? वो 5 फोल्डर्स। अब हमें सिर्फ अगर हम बार बार उसके साथ कहेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस कम है, बी मोर कॉन्फिडेंट, बी मोर कॉन्फिडेंट, ऐसे करने से नहीं कोई कॉन्फिडेंट हो जाता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम था ना, इसलिए तुमने ठीक से नहीं बोला, इसलिए तुमसे ये गलती हो गई, इस पे तुम्हें ऐसे नहीं होगा। नाउ वी विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन, अगर किसी का कॉन्फिडेंस कम है तो कौन सा संस्कार एक्टिवेट करना है? वो 5th फोल्डर में से पावर। क्लियर? पावर। तो अब हम उनको बोलते जाएंगे यू आर अ वेरी पावरफुल सोल। जस्ट फोकस ऑन दैट। दिख रहा होगा गलतियां हो रही हैं, गलतियों को करेक्ट कीजिए, लेकिन साथ में वाइब्रेशन दीजिए यू आर अ वेरी पावरफुल सोल। हमने आज सुबह क्या कहा? आई एम अ सत्युगी सोल। है तो नहीं अभी? है तो नहीं अभी? लेकिन जो हम कहेंगे वो वाली फाइल ट्रिगर होती है और वो हम बनते जाएंगे, चाहे हम वो खुद के लिए कह रहे हैं, चाहे हम दूसरों के लिए कह रहे हैं। हम जनरली वो कहते हैं जो संस्कार हमें दिखाई देता है, हमें वो कहना है जो संस्कार हम उनके अंदर देखना चाहते हैं। किसी के अंदर डर होता है, हम कहते हैं ये बहुत डरता है, ये बहुत डरता है, फिर हम कहते हैं मत डरो मत डरो, दूसरा कहते हैं बहुत डरपोक है, एक ही वर्ड पर सारे बोलते जाते हैं। तो फिर वो वाला संस्कार क्या होता जाएगा? और अफर्म, यू आर अ पावरफुल सोल, यू आर फियरलेस, यू आर कॉन्फिडेंट। वो कहेगा नो आई एम नॉट, सेड यस यू आर। दैट्स इट। आपकी वो वाइब्रेशन एक ब्लेसिंग होती है, आपकी वाइब्रेशन वो पावर होती है। जब वो वाइब्रेशन रिपीटेडली उस तक जाएगी, उसका वो संस्कार क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें याद होगा कि वो संस्कार उसको क्रिएट नहीं करना है, वो संस्कार उसको सिर्फ एक्टिवेट करना है अपनी सीढ़ी से। क्रिएट करना हो तो थोड़ा मेहनत और मुश्किल, लेकिन सिर्फ है उसको प्ले करना है तो बहुत इजी। इट ओनली रिक्वायर्स गुड एनर्जी फ्रॉम पीपल अराउंड। इसीलिए लोगों की कमजोरियों पर फोकस नहीं करना चाहिए। कमजोरियों पर फोकस करने से उनकी कमजोरी क्या होती जाती है? और अफर्म। उनकी विशेषताओं पर फोकस करो, और जो कमजोरी उसके पास है उसके काउंटर विशेषता पर फोकस करके विशेषता का वर्णन करो। तो फिर एक्सपेक्टेशंस से एक्सेप्टेंस पर जाना बहुत इजी हो जाता है, रिस्पेक्ट करना नेचुरल हो जाता है। हर्ट हम होंगे नहीं, क्योंकि हमें पता होगा कि ये हर्ट किसने क्रिएट किया? हमने क्रिएट किया। वो हमें हर्ट नहीं करते, हम क्रिएट करते हैं। तो फिर सारे डायनामिक्स जो रिलेशनशिप में सारे चेंज हो जाएंगे। आज रात को सोने से पहले अपने इमीडिएट सर्कल ऑफ पीपल, एट होम, एट वर्क, फ्रेंड्स, उन सब के नाम लिखिएगा। उनमें कौन सा आपको प्रिडोमिनेंट गलत संस्कार दिखाई देता है, वो देखकर उसका काउंटर लाइन आज रात को सोने से पहले लिख दीजिएगा कि आज से ये मेरा उनके लिए वाइब्रेशन है, ये हमारा उनके लिए वाइब्रेशन है। क्योंकि जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम बोलेंगे, वैसा
हम बनते जाएंगे। जैसा हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों के बारे में बोलेंगे, वैसा वो बनते जाएंगे। इसीलिए बच्चों के साथ बहुत ध्यान से बात करनी चाहिए। तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होता है, उससे देखो कितना अच्छा होता है, तुमसे क्यों नहीं होता है। दैट सेकंड फोल्डर इज गेटिंग क्रिएटेड। वो बच्चा आपकी कही हुई बात को अपनी रियलिटी मान लेता है और फिर पूरा जीवन उस कॉस्ट्यूम में कहता है मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। किसने बोला? मेरे पेरेंट्स ने बताया था बचपन में, वो कोडिंग हो गई है मेरे पास। वो कैसा भी हो, हमारी लाइन कौन सी वाइब्रेशन की होनी चाहिए? हमारी लाइन कौन सी वाइब्रेशन की होनी चाहिए? दैट इज वाई दैट वोकैबुलरी विल चेंज ऑल रिलेशनशिप्स। ऑल रिलेशनशिप्स। जो दिखता है वो नहीं बोलना, जो देखना चाहते हैं वो बोलना, और बोल बोल के दिखाई देना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इट्स ओनली अ वाइब्रेशन। डॉक्टर बनना ज्यादा इजी है या संस्कार चेंज करना? दोनों इजी है, वो तो पता है। ज्यादा इजी कौन सा? कौन सा ज्यादा इजी है, डॉक्टर बनना या संस्कार चेंज करना? डॉक्टर बनना ज्यादा इजी, संस्कार चेंज करना? आ ही नहीं रहा आंसर, इतनी कंफ्यूज्ड आवाज आ रही है, अलग 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 अलग। डॉक्टर बनना ज्यादा इजी है, संस्कार चेंज करना? 5-10 साल पढ़ाई, इतनी मेहनत, और यहाँ सिर्फ क्या करना है, 5 मिनट उस वाइब्रेशन को सिर्फ रिपीट करके एक्टिवेट करना है। सबसे मुश्किल काम तो आज अचीव कर चुके हैं, ये काम तो उसके सामने बहुत छोटा है। सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा उस पे डेली का अटेंशन। तो आज आप लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, अपनी भी बना लेना कि अपने को जो नेगेटिव लाइंस अपने बारे में बोलते हैं, नो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो नेगेटिव लाइन अपने लिए नहीं बोलना, आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दिस, नहीं, उसका ऑपोजिट वो फिफ्थ फोल्डर से निकाल के वो। तो अपने लिए लाइन चेंज, और जो अपने एनर्जी सर्कल के अंदर रिश्ते हैं उनको जो हम रिपीटेड लाइन बोलते हैं उनके लिए वो लाइन चेंज। और उन सबको आज एक व्हाट्सएप करना, यू आर अ डैश सोल, भेज दो। वो भी खुश हो जाएंगे, अच्छी एनर्जी मिलेगी। आपको पता है जैसे हम अच्छी एनर्जी किसी को भेजते हैं, सामने वाले की एनर्जी भी कैसे हो जाती है। इट्स नॉट अबाउट हु दे आर, इट्स अबाउट हु दे रियली आर। दाग पर नहीं देखना है, उनका ओरिजिनल कलर बहुत प्योर डिवाइन वाइट है। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और उनको सामने लेकर आते हैं, लेकिन एज के थ्रू नहीं, रिश्ते के लेबल के थ्रू नहीं, रोल के लेबल के थ्रू नहीं, पोजीशन के थ्रू नहीं, जस्ट द सोल, जस्ट द सोल। मैं आत्मा, डिवाइन, प्योर, पीसफुल। एंड उस आत्मा को देखें, लुक एट देम एज अ पॉइंट ऑफ लाइट, नॉट एज अ फेस। हम चेहरे से नहीं, हम उनसे बात कर रहे हैं। दिस इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन, सोल टू सोल कनेक्शन। आई अंडरस्टैंड यू, मैं आत्मा आपको समझती हूँ। आई एक्सेप्ट यू, मैं आपको स्वीकार करती हूँ। You are a pure, powerful
डिवाइन सोल, उन सबको ले आइए सामने और हर एक को ये एनर्जी भेजें। यू आर अ प्योर पावरफुल डिवाइन सोल। इस एनर्जी को देखें, ये वाइब्रेशन हमारे और उनके बीच रेडिएट हो रहा है अभी। प्योरिटी, डिविनिटी, ये एनर्जी हमारे रिश्ते को प्योरीफाई कर रही है। आज तक जो हमने उनके लिए बहुत कुछ सोचा था, ये वाइब्रेशन उस पुराने दागों को मिटा रही है। देखते जाएं उनको और कहें, यू आर अ प्योर पावरफुल डिवाइन सोल। अब इसी साइलेंस में बैठेंगे और वो सारे रिश्ते जिनके लिए हमें वो काउंटर लाइन ढूंढनी है, उनको अभी सामने लेकर आएं। अपनी थॉट को चेंज करें जो हम उनके बारे में सोचते थे पहले, और उस थॉट की जगह मुझे अब उनको कौन से नजरिए से देखकर कौन सी वाइब्रेशन भेजनी है, वो थॉट स्पेसिफिक कर लीजिए क्रिएट। और बिल्कुल इसी साइलेंस में बैठेंगे, क्योंकि अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, और वो है कनेक्टिंग टू द डिवाइन, परमात्मा, जिनसे हम वो सारी शक्ति लेंगे जिससे हमारे लिए संस्कार चेंज करना बहुत सहज, बहुत नेचुरल हो जाएगा। तो बिल्कुल अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट नहीं करना, इसी वाइब्रेशन में रहना, उनको वो एनर्जी भेजते रहना, और इसी साइलेंस और स्टिलनेस में फिर हम उस हाईएस्ट पावर परमात्मा का परिचय उनको जानकर, पहचान कर, फिर उनके साथ एक बहुत प्यारा रिश्ता जोड़ेंगे।